नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर में यह अलर्ट जारी किया गया है। तो 4 अगस्त तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तराखंड में मानसून की बारिश लगातार जारी है। आज भी पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके अनुसार राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। बाकी 9 जिलों में बारिश के तीव्र से अति तीव्र होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों के कुछ हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी तेज गर्जन और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। तो मौसम विभाग के मुताबिक 4 अगस्त तक प्रदेश में तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में यह अलर्ट जारी किया गया है। 4 अगस्त तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो येलो अलर्ट इन 4 जिलों के लिए जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 4 अगस्त तक तेज बारिश का सिलसिला इन 4 जिलों में जारी रहने वाला है। बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश लगातार जारी है और मौसम विभाग भी लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए है। तो उत्तराखंड के 4 जिलों देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 अगस्त तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। तो मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड के 4 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट जारी किया है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, मौसम विभाग की तरफ से 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और तेज बारिश की आशंका जताई गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए शायद जिस तरह से उत्तराखंड में मौसम की अगर बात करें तो लगातार मौसम बारिश का बना हुआ है और 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ और मैदान दोनों ही जगह बारिश हो रही है। हालांकि अभी पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो कई इलाकों में अभी बारिश नहीं है और उसके बावजूद भी कई आसपास के जो इलाके हैं, ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर बारिश हो रही है। और निचले इलाकों की बात करें, खासकर देहरादून और तराई क्षेत्रों की बात करें तो कई जगहों पर बारिश सुबह से हो रही है। हालांकि बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन जब मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से 4 जिलों को येलो अलर्ट में रखा गया है, जिनमें कि पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी इलाके भी हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, इन जगहों पर लगातार बारिश भी हो रही है। अभी की अगर बात करें तो अभी आसमान में बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम निचले स्तर की अगर बात करें, खासतौर पर नदी की तरफ रहने वाले लोगों की अगर बात करें तो नदी किनारे रहते हैं तो वहां पर जलस्तर नदी का बढ़ा हुआ है। ऐसे में विशेष तौर पर जो सावधान है वो लोगों को रहने की जरूरत है। इस जो जिला प्रशासन है उनकी तरफ से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति खासतौर पर नदी के किनारे न जाए, क्योंकि इस समय बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। तो हालांकि अभी इस तरह जो चीजें हैं वो नहीं देखने को मिल रही हैं, लेकिन लगातार जो बारिश है वो उसका कहर जारी है। जी बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं जिस तरीके से भारी बारिश ने कितनी ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर उत्तराखंड में खड़ी की है हरीश, और मौसम विभाग भी लगातार नज़र बनाए हुए है। लगातार चेतावनी यहाँ पर जारी की जा रही है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचें, नदी किनारे वो ना जाएं। और प्रशासन की तरफ से भी तमाम व्यापक कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो मानसून की बारिश है वो कई जगहों पर तो कहर बरपाती हुई दिखाई पड़ रही है। निश्चित तौर पे, क्योंकि मानसून अपने पीक पे है और लगातार बारिश हो रही है। अभी 4 दिन से लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है। पिछले
दिनों की अगर बात करें तो पिछले दिनों भी बारिश लगातार हो रही थी। अभी की अगर बात करें तो अभी भी आज भी कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है, जिसको ध्यान में रखते हुए सभी जो जिलाधिकारी हैं उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जो सड़कें हैं, खासतौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग भी कई जगहों पर बाधित हो रहा है। खासतौर पर हम ऋषिकेश और बद्रीनाथ जाने वाला जो राष्ट्रीय मार्ग है वो कई जगहों पर बाधित हुआ है। हालांकि उसे ठीक करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। तमाम जगहों पर जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं और इसके अलावा आपदा जैसे स्थिति से निपटने के लिए तमाम जो सरकार की जो तंत्र है, खासतौर पर चाहे एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें और आपदा प्रबंधन विभाग की अगर बात करें तो सभी को अलर्ट रखा गया है। और इस तरह के अगर हालात होते हैं तो वहाँ पर तत्काल राहत और बचाव कार्य किया जाएगा। और हालांकि आज की अगर बात करें तो आज भी कई जिलों पे बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसमें कि मैदानी इलाके भी शामिल हैं और पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल है। अगर ऊपरी इलाकों की बात करें साहिल, तो लगातार बारिश हो रही है, जहां बारिश होने से जो नदी का जल स्तर है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा भूस्खलन का भी खतरा कई जगहों पर बन रहा है। और हम राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें, ऋषिकेश से बद्रीनाथ हाईवे की अगर बात की जाए तो कई जगहों पर बाधित हुआ है, चाहे वो कमेड़ा हो, इसके अलावा सिरोबगढ़ हो, लामबगढ़ हो, तमाम जगहों पर बाधित से हो रहा है। लेकिन दोबारा से खोलने के लिए पूरी पुलिस जो कोशिश है वो की जा रही है। जी चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में अब अग्निवीरों की भी तैनाती की जाएगी, तो 80 से अधिक युवाओं की सीधे भर्ती होगी। सीएम धामी ने कहा है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में स्थापित टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की जा रही है और टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में उत्तराखंड के अग्निवीरों को सीधे तैनाती दी जाएगी। सीएम धामी ने यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर की। उन्होंने कहा कि टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में 80 से अधिक युवाओं की भर्ती होगी। सीएम धामी ने कहा कि इस बल का प्राथमिक उद्देश्य बाघों और उनके आवास की सुरक्षा को मजबूत करना है। इससे न केवल बाघ संरक्षण प्रयासों को मजबूती मिलेगी, बल्कि अग्निवीर योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इस फोर्स की स्थापना से वृहद बाघ संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और अवैध शिकार पर रोक लगेगी। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का मुख्य काम बाघों के अवैध शिकार को रोकना होगा। वन्य जीव अपराधों पर नियंत्रण के साथ ही ये फोर्स वन और वन्य जीव से संबंधित अन्य अपराधों जैसे लकड़ी की तस्करी, अवैध खनन और अतिक्रमण पर भी नियंत्रण रखेगी। भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार टाइगरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आज पूरे देश के अंदर 3600 से अधिक टाइगरों की उपस्थिति दर्ज है और उत्तराखंड राज्य में भी 560 टाइगरों की संख्या के साथ राज्य के टॉप 3 राज्यों में उत्तराखंड राज्य इसमें सम्मिलित है। और टाइगरों की सुरक्षा की चुनौतियां बदल रही हैं, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि भारतीय सेना में दुर्दक्ष, कौशल, हर प्रकार से रणनीतिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दक्ष जो अग्निवीर अपनी सेवा देकर आएंगे, क्योंकि वो हर स्थिति का सही प्रकार से आकलन और हर चुनौती का सामना करने में दक्ष होंगे। उन सभी को टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल करेंगे और उनकी सेवाओं का लाभ बाघों की, टाइगरों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से राज्य के अंदर उपयोग में लाएंगे। जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में अब अग्निवीरों की भी सीधे तैनाती की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? साहिल, क्योंकि सरकार का ये सराहनीय कदम माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से टाइगर जो प्रोटेक्शन फोर्स है उसमें अग्निवीरों की जो तैनातगी होगी, 80 से ज्यादा जो युवा हैं इनमें इसकी सीधी भर्ती की जाएगी। उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं जो टाइगर हैं उनको किस तरह से उनको संरक्षण उनका किया जाए। और खासतौर पर हम जो जंगलों में अवैध तौर से जो तस्करी की जाती है, चाहे वो लकड़ी की कालाबाजारी हो, चाहे वो खनन की कालाबाजारी हो, तमाम जगहों पर इनकी जो गतिविधियां हैं और साथ ही साथ चाहे वो वन्य जीवों की तस्करी हो, तो इन तमाम चीजों को भी देखा गया है। हालांकि कई बार जो सरकारी जो तंत्र है वो फेल होता हुआ नजर भी आता है, क्योंकि खनन माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो या फिर इसके अलावा
वो वन्यजीव तस्कर हों, वो कहीं ना कहीं सक्रिय जंगलों में रहते हैं। तो एक बहुत अच्छा कदम सरकार की तरफ से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल साफ कहा है कि ऐसे में जो 80 से ज्यादा युवा होंगे उनको अग्निवीर के तहत जो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है उसके जरिए उनको यहाँ पर भर्ती की जाएगी, ताकि जो जंगली जीव है उनका संरक्षण भी हो सके और किस तरह से उनका प्रोटेक्शन भी हो सके, क्योंकि लगातार जो बाघों की जो संख्या है वो प्रदेश में घट रही है। तो इसको किस तरह से इसको और ज्यादा इसको बढ़ावा दिया जाए, तो इस तरफ भी कहीं ना कहीं जो प्रशिक्षित जो युवा हैं इसमें कारगर साबित हो पाएंगे। तो इसी के मद्देनजर सरकार की तरफ से 80 से ज्यादा जो युवा हैं उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और एक स्थिति भर्ती टाइगर जो प्रोटेक्शन फोर्स है उसके तहत यहाँ पर की जाएगी, ताकि जो बाघों का जो संरक्षण है वो हो सके। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अग्निवीरों को भी इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर होने वाला है। 80 से ज़्यादा युवा होंगे जिनकी सीधी भर्ती यहाँ पर होगी और कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की नियुक्ति यहाँ पर की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं बाघों के संरक्षण को लेकर भी सरकार की सजगता का प्रमाण यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में कोशिश यही है कि टाइगरों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिजर्व किया जा सके, और यही वजह है कि ये बड़ा फैसला यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिया जा रहा है। हरीश, निश्चित तौर पर देखिए, जैसे मैंने बताया साहब कि क्योंकि सरकार के बिल्कुल साफ उद्देश्य है कि किस तरह से टाइगर को प्रोटेक्शन दिया जाए, तो इस तरफ ही लगातार ध्यान दिया जा रहा है। जो बाघों की संख्या है वो लगातार घट रही है। अब सरकार की मंशा है कि किस तरह से उनका संरक्षण हो सके। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां पर टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के तहत यहाँ पर जो अग्निवीरों को जो भर्ती यहाँ पर सीधी भर्ती दी जा रही है। इससे उद्देश्य बिल्कुल साफ है। एक तरफ जहाँ जंगली जीवों की जो तस्करी जंगलों में होती है, चाहे वो भालू की खाल हो, चाहे वो बाघ की खाल हो, तो इन तमाम चीजों को कहीं ना हाथी के दांत हो, इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सरकार उठा रही है। दूसरी तरफ जंगलों में जिस तरह से चाहे वो लकड़ी की कालाबाजारी हो और साथ ही साथ जो खनन का जो काम हो, तो इनको भी कहीं ना कहीं सरकार रोकना चाहती है। इस तरफ भी लगातार जो अग्निवीर जो होंगे वो एक महत्वपूर्ण काम यहाँ पर करते हुए जाएंगे। 80 से ज्यादा जो युवा हैं उनको यहाँ पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। साथ ही साथ सरकार की मंशा है कि किस तरह से जो जंगलों को है संरक्षण कर दिया जाए। इसमें विशेष तौर पर जो फोकस है वो बाघों को लेकर किया जा रहा है। जैसे कि प्रदेश में जो संख्या है बाघों की वो घट रही है, तो सरकार की मंशा है कि उनको किस तरह से उनको वृद्धि यहाँ पर की जाए, एक बेहतर और जो युवा होंगे और साथ ही साथ जो युवा इसमें अपनी जो भूमिका है वो अदा करेंगे, तो उसमें एक प्रशिक्षण के तौर पर उनको यहाँ पर रखा जाए। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पार्टनरशिप फॉर बिल्डिंग फ्यूचर कार्यक्रम का आयोजन होगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उत्तराखंड के जर्जर स्कूलों के हाल सुधारने का प्रयास होगा। तो राजभवन में इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। तो पार्टनरशिप फॉर बिल्डिंग फ्यूचर रेडी स्कूल थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड कार्यक्रम में सीएम धामी शिरकत करने वाले हैं। राजभवन में यह कार्यक्रम होगा और उत्तराखंड के जर्जर स्कूलों के हाल सुधारने के लिए प्रयास किया जाएगा। वहीं सीएम धामी टिहरी लोकसभा क्षेत्र के विधायकों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में प्रतिभाग भी करने वाले हैं। तो राजभवन में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पार्टनरशिप फॉर बिल्डिंग फ्यूचर कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत इस खास कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के जर्जर स्कूलों के हाल सुधारने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर कल मतगणना होगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। पंचायत चुनाव में दूसरे चरण में 70% मतदान हुआ है। पहले चरण में लगभग 68% से अधिक मतदान रहा। कल प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। प्रदेश में बरसात के बाद भी मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। तो कल प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर कल मतगणना होगी।
उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कांवड़ मेले को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरिद्वार पहुंचे करण माहरा ने कलश वाली भारी भरकम कांवड़ों की आड़ में आतंकी हमला होने का अंदेशा जताया है। करण माहरा हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस समय कांवड़ मेले में शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। बड़े बड़े कलश लेकर कई लोग कांवड़ लेने आते हैं, जिनकी ठीक तरह से जांच कर पाना भी संभव नहीं है। ऐसे में कोई भी आतंकवादी कलश में RDX रखकर हर की पौड़ी पर बम विस्फोट कर सकता है, जिसमें कई लोगों की जान जा सकती है। इसलिए सरकार और प्रशासन को इस पर रोक लगानी चाहिए और व्यवस्था बनानी चाहिए कि सीमित मात्रा में ही लोग गंगा जल लेकर जाएं। देखिए, पहले जब कांवड़ जाता था, एक धनुष आकार का एक वो होता था, उसको जमीन में नहीं रखते थे। 8 लीटर 6 लीटर 7 लीटर तक उसका पानी लोग लेके जाते थे और बड़े व्यवस्थित ढंग से चलते थे। गाँव में घुंघरू होते थे, लठ में घुंघरू होता था और वो भक्ति से आते थे, भोले बाबा की जय कह के आते थे। आज अजीब सा हो गया, पहलवानी हो रही, 50 किलो 100 किलो और स्टील के झाड़ के हो लगे हुए, शायद उसको कोई पुलिसकर्मी कर नहीं सकता। उसके अंदर पानी है कि क्या पता नहीं। कई लोग अभी देखा आपने पकड़े भी गए हैं किसी वजह से। और मैं कह रहा हूँ, कल को आतंकवादी अगर उसमें RDX रख के रख दे, हर की पैड़ी पे हजारों लोग मर जाएंगे। तो ये सरकार को नियम, जैसे आपने साउंड सिस्टम का एक लिमिट बता दी कि इससे ज्यादा साउंड नहीं होनी चाहिए, आपने लिमिट बता दी कि जो वो है कांवड़ है उसकी हाइट इससे ज्यादा है, तो ये भी होना चाहिए इससे ज्यादा जल लेके कोई नहीं जाए। ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक आप बंद करें ठीक है, लेकिन कांवड़ के टाइम में वो छूट होनी चाहिए कि पानी उनमें लोग लेके जाए, ताकि दिखे तो सही असल में गंगा जल है कि क्या है। ये स्टील के अंदर है क्या, किसी को पता नहीं मालूम पड़ा। 4 घड़े एक साइड, 4 घड़े 8 घड़े हैं, 3 में पानी है और 2 में नीचे क्या है किसी को पता ही नहीं है। तो इसके लिए सरकार को कानून बनाने को धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। उधर हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ के दौरान 8 लोगों की मौत के बाद अब प्रदेश भर के मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट को लेकर तैयारियां चल रही हैं। IG गढ़वाल ने सुरक्षा ऑडिट को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। उन्होंने बताया कि गढ़वाल परिक्षेत्र के मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट को लेकर पुलिस के जनपद प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि श्रद्धालुओं की भीड़ वाले मंदिरों को चिन्हित कर वहां प्रत्येक 15 दिन में सुरक्षा ऑडिट कराया जाए और इसकी रिपोर्ट तैयार कर भेजी जाए। तो हरिद्वार स्थित मां मनसा देवी मंदिर पर बीते दिनों हुए हादसे के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है, जिसके चलते चंडी देवी मंदिर परिसर के आसपास की दुकानों के अवैध अतिक्रमण पर हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया। आपको बता दें कि पूर्व में नोटिस देने के बावजूद भी उक्त क्षेत्र से दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया था, जिसको लेकर थाना श्यामपुर पुलिस ने महिला सहित 5 के विरुद्ध प्रभावी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। अभियान के दौरान पुलिस बल, वन विभाग, मंदिर समिति के अधिकारी और सदस्यगण मौके पर मौजूद रहे। तो जिलाधिकारी के आदेशों को गंभीरता से न लेने और शासकीय पत्रावली को वर्षों से लंबित रखने पर राजस्व कानूनगो को निलंबित कर दिया गया है। जन सुनवाई में गांधी रोड निवासी ने DM को बताया कि धारा 28 के तहत संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि को व्यवस्थित और कानूनी रूप से अलग अलग हिस्सों में विभाजित करने के आदेश 2018 में तत्कालीन DM ने दिए थे, ताकि राजस्व अभिलेखों में स्पष्टता आ सके। तहसील में परवाना प्राप्त हुआ था, तहसील के कई चक्कर लगाने पर भी नक्शा दुरुस्त नहीं किया गया। DM ने संबंधित राजस्व कानूनगो के निलंबन की पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश तहसीलदार सदर को दिए। DM ने राजस्व कानूनगो राहुल देव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो पहाड़ों में हो रही लगातार मानसून की बरसात लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। आपको बता दें कि देर रात जोशीमठ ज्योतिर्मठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला उर्गम घाटी के रांता तोक में गांव के ठीक ऊपर से भारी भूस्खलन होने के चलते 2 परिवारों के आशियाने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। गरीब परिवार समय रहते आशियाना छोड़कर भागने में कामयाब हो गए, नहीं तो यहाँ कोई बड़ी अनहोनी घट सकती थी। क्षतिग्रस्त होते हुए आशियाने में रहने वाले गरीब परिवारों ने सड़क संबंधित विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। गरीब परिवारों का कहना है कि गांव के ठीक ऊपर से एक मुख्य सड़क गुजरती है, जो मुख्य सड़क कई गांवों को जोड़ती है। जिस सड़क पर संबंधित विभाग ने नालियों का निर्माण कार्य नहीं किया था और साथ ही साथ सेफ्टी दीवार नहीं बनाई थी, यहां तक कि सड़क के आसपास भारी मलबा रखा था,
जिसका खामियाजा हम गरीब परिवारों को भुगतना पड़ा। कल रात की भारी बारिश एवं पीएमजीएस की लापरवाही कारण हीरा बांसा भर की बेठा को जोड़ने वाली सड़क में किलोमीटर 15 पर राता तो के समीप भारी भूस्खलन हो गया है, जिस कारण गांव के ऊपर बड़े बड़े बोल्डर अटके पड़े हुए हैं। और कल रात की बारिश की वजह से ही और पीएमजीएस की लापरवाही की वजह से ये राता तोक में निवास करने वाले श्री आनंद सिंह एवं उनके दोनों बेटों के परिवार को खतरा उत्पन्न हो गया। सीधे जो ऊपर सड़क से गिरकर बोल्डर नीचे गया, वो सीधे उनकी जो आवासीय मकान था वो क्षतिग्रस्त हो गया बोल्डर के कारण। हम सरकार से उम्मीद करके जल्द उक्त परिवारों की व्यवस्था की जाए। साथ ही संपूर्ण राता के 15 परिवारों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। उधर नंदप्रयाग से आगे सोनला के पास एक आर्मी की बस जो कर्णप्रयाग की ओर जा रही थी, अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराने के बाद सड़क पर पलट गई। इस दुखद हादसे में आर्मी के कई जवान घायल हुए, जिन्हें तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा और स्थानीय पुलिस की सहायता से प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। तो आर्मी की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि 31 आर्मी के जवान इस बस में सवार थे। हादसे में आर्मी के कई जवान घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर ऋषिकेश में आरटीओ ऑफिस के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सुबह करीब 2 बजे एक ट्रक और ट्रॉले की भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद ट्रॉले में आग लग गई। हादसे में ट्रॉला और बोरिंग मशीन वाले ट्रक के चालकों की जलकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ ढालवाला पोस्ट की टीम हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस की टीम भी राहत और बचाव कार्य में जुट गई। ट्रक में फंसे एक अन्य घायल व्यक्ति को एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। फायर सर्विस ने आग पर काबू पाया और एसडीआरएफ ने दोनों मृतकों के शव बाहर निकालकर जिला पुलिस को सौंपे। तो आज के समय में सड़कों का जाल लगभग सभी गांवों को मुख्य हाईवे और स्टेट हाईवे को जोड़ चुका है। कम ही ऐसे गांव होंगे जो अभी सड़क से जुड़ नहीं सके। सड़क से जुड़े गांव की कुछ ऐसी भी तस्वीर हैं जहां सड़क की कटिंग तो कर दी, लेकिन उसे सुरक्षित और पक्का करना शायद भूल गए। मामला यमुना घाटी के नौगांव विकासखंड के पलेठा खांसी मोटर मार्ग का है, जो नौगांव राजगढ़ी स्टेट हाईवे से कटकर करीब आधा दर्जन गाँव को जोड़ता है। ये सड़क 2014 में कटिंग कर दी गई और पलेथा गांव तक सड़क को पक्का भी कर दिया गया, लेकिन इसके आगे करीब 6 किलोमीटर तक इस मार्ग को आधे अधूरे में छोड़ दिया गया। यानी मार्ग की कटिंग तो हो गई, लेकिन चट्टान के पत्थर अभी भी साफ तौर से देखे जा सकते हैं। ग्रामीण 6 किलोमीटर के खतरनाक रास्ते से अपने गांव को पहुंचते तो हैं, लेकिन काफ़ी चुनौती और डेंजर स्थिति में सफ़र करते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि गाँव में गर्भवती महिलाओं को अगर प्रसव के दौरान अस्पताल लेकर जाना हो तो ये 6 किलोमीटर का पथरीला मार्ग गर्भवती महिला के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।